स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस पे हम लोगों ने कवर किया था टेस्टिस को। टेस्टिस के हमने लेयर्स को देखा था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बारे में हमने समझा था, वास डिफरेंटिया, सेमीफ्रेश ट्यूब्यूल्स और एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस के बारे में समझा था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एपिडिडाइमिस की कुछ रिमेनिंग पोर्शन है, उनको कवर करेंगे और साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के बनने की प्रोसेस को समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें अगर तो एपिडाइमिस का कुछ रिमेनिंग पोर्शन अभी बच गया है, उसको हम देखेंगे कि एपिडाइमिस के रिमेनिंग पोर्शन क्या है। रिमेनिंग पोर्शन मीन्स कहने का मतलब ये है कि उसके कुछ पार्ट्स हैं। जैसे एपिडाइमिस जो है उनकी पार्ट्स की बात करें अगर तो हेड, ठीक है, बॉडी और टेल, ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है एपिडाइमिस, जो एक तरह से बहुत ही हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्स होते हैं एपिडाइमिस, और वो टेस्टिस के बैक साइड में, पीछे की साइड में, पोस्टीरियर साइड में वो होते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो लेंथ होती है 5 to 6 मीटर इसकी लेंथ होती है। इट इज अ हाईली क्वाइल्ड ट्यूब, बहुत ही हाईली क्वाइल्ड ट्यूब होती है। और स्पर्म जो होते हैं आके यहाँ पे स्टोरेज होते हैं और नरिशमेंट का भी यहाँ पे वर्क होता है स्पर्म का। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं एपिडाइमिस जो होगा एक स्टोरेज है स्पर्म का और ये हाईली क्वाइल्ड है। तो इनके जो तीन पार्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं, हेड कौन सा होता है, बॉडी कौन सा होता है और टेल कौन सा होता है, पहले हम उसको देखेंगे, फिर हम आगे की ओर देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें अगर तो आपको ये फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे हम देखें अगर तो बात करते हैं हम एपिडाइमिस की, तो दैट इज द हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर एंड 5 to 6 मीटर लॉन्ग इफ स्ट्रेच्ड आउट। अगर इसको हम खोल दें और इसको हम एक्सपेंड कर दें, फैला दें, तो इसकी जो लेंथ होगी वो 5 to 6 मीटर लॉन्ग होगी एपिडाइमिस की। एंड देयर आर द थ्री पार्ट्स ऑफ एपिडाइमिस, कॉर्पोट एपिडाइमिस, कॉर्पस एंड कॉर्डा। तो कॉर्पोट जो होगी वो हेड का पोर्शन होगा एंड जो कॉर्पस होगा वो बॉडी बनाएगी और कॉर्डा जो होगा वो पोस्टीरियर पार्ट होगा, इंटेल होगा। तो ये जो है इसके थ्री पार्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्री पार्ट्स आप नाम याद रखेंगे। यानी कि एपिडाइमिस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, कॉर्पोट एपिडाइमिस, कॉर्पस एपिडाइमिस एंड द कॉर्डा एपिडाइमिस। तो अब ये तीन नाम जो है याद रखेंगे। एपिडाइमिस के तीन पार्ट होते हैं। एपिडाइमिस स्टोर एंड नरिश द स्पर्म, हमने पहले भी बता दिया, आपको क्लियर कर दिया है कि एपिडाइमिस में क्या होते हैं, स्पर्म स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे स्पर्म भी स्टोर भी होते हैं और उनका नरिशमेंट भी होता है। ठीक है, तो ये जो टोटल हमने देखा एपिडाइमिस के बारे में। तो आज के लेक्चर में हमें बस दो चीजें कवर करनी है, एक तो एपिडाइमिस हमने देख लिया और साथ में दूसरा जो हमें देखना है वो हमें देखना है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसे हम कह रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उसकी प्रोसेस को हम ब्रीफली हम देखेंगे कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और उस पे उसके बेस पे हमें क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे कि कैसे उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बेसिस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, इसकी प्रोसेस कैसे होती है और कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो हम देखें अगर सबसे पहले तो आप इस फिगर को देखें, अगर इस फ्लो चार्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट, फिर हमने दिखा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस सेकेंड। यानी कि आपको ऑलरेडी क्लियर हो रहा होगा कि हमने क्या यहाँ पे राइट कर रखा हुआ है। तो सबसे पहले चीज हम आपको बेसिक से बताते आ रहे हैं कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। बहुत ही अटेंटिव होकर सुनिएगा कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज की आपने जाना होगा और हमने पिछली क्लासेस में बताया भी था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है, उसके स्पर्म के बनने के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है और वो सेल कहाँ पाई जाती है। अगर वाइद में हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा आपसे, हमने क्वेश्चन किया आपसे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप बेहिचक बोलेंगे टेस्टिस में होता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कहा जाए या ऑप्शन में टेस्टिस ना दिया हो तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए सेमिफ्रेश ट्यूब्यूल्स। यानी कि सेमिफ्रेश ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो टेस्टिस का जो एक पार्ट होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसके अंदर जो सेमिफ्रेश ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिफ्रेश ट्यूब्यूल्स के अंदर ही दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। There are two types of cells found in the seminiferous tubules. First is the germ cell and second is the Sertoli cell. ये दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों नाम को याद रखेंगे। सबसे पहले सेल कौन होगा, जर्म सेल, और दूसरा जो होगा वो सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल का जो मेन वर्क है वो है नर्समेंट करना, स्पर्म को नर्समेंट प्रोवाइड करना। उसको हम नर्स सेल भी कहते हैं, नर्स सेल भी हम उसे बोलते हैं। और जो जर्म सेल है उसका मेन जो वर्क होता है वो होता है स्पर्म को फॉर्मेशन करना।
तो हमें ये जानना है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्पर्म के बनने की प्रोसेस जो होती है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले से जो होगा वो फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। जो दूसरा इसका फेज होगा वो होगा, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस ऑफ द स्पर्मेटिड। यानी कि दो ये फेजेस में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो 2 फेजेस कौन कौन से हैं। पहला जो हमने बताया आपको फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड, यानी कि स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होना। दूसरा हमने क्या बताया आपको, मेटामॉर्फोसिस, यानी कि उसका कायांतरण होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड की बात करें अगर, तो उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हम समझ सकते हैं इजी वे से। तो हम ये कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटिड या प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो प्रोसेस है फॉर्मेशन की, उसके स्पर्मेटिड के बनने की, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस का होगा स्टेप वो होगा मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो सेकेंड फेज होगा वो होगा फेज ऑफ ग्रोथ, और थर्ड क्या होगा, फेज ऑफ मैचुरेशन। ये 3 फेजेस से गुजरने के बाद स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको और डिटेल अगर समझना है तो आपको मैं ऐसे दिखाऊं, अगर यहाँ पे समझें, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि आप इसको समझें इस वर्ड को, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो स्पर्म एंड जेनेसिस, स्पर्म का बनना, जेनेसिस में फॉर्मेशन होना। तो स्पर्म के बनने की प्रोसेस हमने क्या कहा, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इंक्लूड 2 स्टेज, यानी कि स्पर्म की जो बनने की प्रोसेस होती है वो 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। कौन कौन से, पहला हमने बताया आपको फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, हमने वो पहले ही क्लियर कर दिया है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ठीक है, उसे हम प्रोगैमेट्स भी कहते हैं। जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड, यानी कि स्पर्मेटिड की बॉडी में क्या होना, मेटामॉर्फोसिस होना, उसकी बॉडी में चेंजेस आना, कायांतरण होना, ठीक है। अभी हम पहले की बात कर रहे हैं, अभी हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड की बात कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर दिया कि स्पर्मेटिड फॉर्म बाय 3 फेज। जो स्पर्मेटिड फॉर्म होगा वो 3 फेज में होगा। फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा, फेज ऑफ ग्रोथ होगा और फेज ऑफ मैचुरेशन होगा। ये 3 फेजेस से गुजरने के बाद स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। दूसरी चीज, जो स्पर्मेटिड होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल्स होते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे कि स्पर्मेटिड इज नॉन मोटाइल बट स्पर्म इज मोटाइल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको कि स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है। जो 3 फेजेस हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन, तो एक एक करके हम देखेंगे इस 3 फेजेस को कि कैसे ये होते हैं और कैसे कंप्लीट होता है स्पर्मेटिड के बनने की प्रोसेस। तो इस फिगर को हम देखें ध्यान से, अगर बहुत ही क्लियरली अपने फिगर में आपको समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया लिखा हुआ है, 2n लिखा है, यानी कि डिप्लॉयड को शो कर रहा है। तो ऑलरेडी हमने कहा कि इन द सेमीफ्रेश ट्यूब्यूल्स 2 टाइप ऑफ द सेल फाउंड। फर्स्ट सेल इज द जर्म सेल एंड सेकेंड सेल इज द सर्टोली सेल। तो हम सर्टोली सेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम जर्म सेल की ही बात कर रहे हैं। तो पहला जो आपका फेज है स्पर्मेटिड बनने की प्रोसेस का वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में होगा क्या, द इमेच्योर जर्म सेल डिवाइड माइटोटिकली, माइटोटिक डिवीजन होगा उस जर्म सेल का, इमेच्योर जर्म सेल का, एंड देन इट फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया। जो पहली फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, उसमें क्या हो रहा है हमने वही बता रहा है आपको। हमने बताया आपको कि पहले फेज में, मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हो रहा है कि जो इमेच्योर जर्म सेल है उनका माइटोटिस डिवीजन हो रहा है, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, और क्या बना रहे हैं वो, स्पर्मेटोगोनिया सेल बना रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी अब देख रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या है, डिप्लॉयड केस में है, नो डाउट। तो पहला फेज आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला फेज जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें माइटोटिक डिवीजन होने के बाद जो जर्म सेल है वो कन्वर्ट किस में हो गई, स्पर्मेटोगोनिया में, ठीक है। जो हम दूसरे फेज की बात कर रहे हैं, अगर फेज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखें अगर स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है इंक्रीज इन साइज एंड फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि जो फेज हम ग्रोथ फेज की बात कर रहे हैं तो स्पर्मेटोगोनिया क्या कर लिया, अपने साइज में इंक्रीज किया और क्या बन गया वो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ऑलरेडी प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है वो भी क्या है, डिप्लॉयड है। तो आपको याद रहेगा ये भी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो भी क्या है, डिप्लॉयड है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बना, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है अपने साइज में इंक्रीज किया, ठीक है, इंक्रीज करके वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बन गई, ये भी डिप्लॉयड है।
ये दूसरा फेज कंप्लीट हुआ, फेज ऑफ ग्रोथ। जो तीसरा फेज है, ठीक है, फेज ऑफ मैचुरेशन, उसमें क्या होता है हमें वो समझना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूसली डिवाइड मियोसिस, मियोसिस डिवीजन होगा, 2 टाइम्स होगा, ठीक है, और 2 टाइम्स के डिवीजन के बाद, ठीक है, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे देखें अगर, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना हुआ है जो डिप्लॉयड कंडीशन में, तो डिप्लॉयड कंडीशन में है तो इसको हैप्लॉयड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें गैमीट की बात कर रहे हैं हम लोग, गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, और गैमीट क्या होते हैं, हैप्लॉयड कंडीशन में होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। तो ये डिप्लॉयड कंडीशन में है तो इसे हैप्लॉयड करना पड़ेगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, मियोसिस डिवीजन होगी। तो मियोसिस डिवीजन होगी यहाँ पे, तो सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना हुआ है जो डिप्लॉयड कंडीशन में है, मियोसिस फर्स्ट होगा तो 1 से ये 2 सेल में बन गए, ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट हुआ कंप्लीट, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय मियोसिस फर्स्ट एंड इट कन्वर्ट इनटू 2 सेल एंड इट इज द डिप्लॉयड, नॉट इट इज द हैप्लॉयड। ये डिप्लॉयड नहीं होंगे, ये क्या होंगे, हैप्लॉयड कंडीशन में, क्योंकि ये मियोसिस डिवीजन हो रही है। तो ये 2 सेल बन गए जो हैप्लॉयड कंडीशन में है, उसको हमने क्या बोल दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। पहली डिवीजन हुई मियोसिस, उसके बाद से वो क्या बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए जो कि हैप्लॉयड है, ठीक है। अब हमने कहा है कि इसके 2 बार डिवीजन होगा मियोसिस, तो एक बार तो कंप्लीट हो गया। अब इसके दोनों के फिर क्या होंगे, डिवीजन होंगे मियोसिस, तो मियोसिस सेकेंड। अब इन दोनों से क्या होंगे, 4 सेल बन जाएंगे, यानी इससे 2 बनेंगे, इससे 2 बनेंगे, ठीक है। टोटल जो है 4 स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन हो जा रहे हैं। ये देखते हैं आप यहाँ पे देखिए, यानी कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसका सीधे डबल हो जा रहा है, ठीक है। 2 यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, सेल जो हैप्लॉयड कंडीशन में। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है यहाँ पे, इसका मियोसिस हुआ तो इसका सीधा ये डबल हो जाएगा, 2 से 4 हो गए। तो हमें ये इस बात को पॉइंट आउट करना पड़ेगा, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, उनकी संख्या क्या हो गई, सीधा डबल हो गया। ये 4 आपको दिख रहे होंगे स्पर्मेटिड। तो जो पहला आपका फेज था, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड, जो फेज उसमें हमने देखा था, पहला जो था मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है, फिर हमने ग्रोथ फेज को देखा, फिर मैचुरेशन फेज को देखा। तो ये पहली जो फेज थी, ठीक है, स्पर्मेटिड बनने की फेज, वो कंप्लीट हो गई। ये 4 जो है स्पर्मेटिड बन गए हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, इनकी मूवमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। अब इनका डिफरेंशिएशन होगा, जो सेकेंड पार्ट था मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, इनमें मेटामॉर्फोसिस होगी और ये 4 स्पर्म को जनरेट करेंगे, ठीक है, यानी कि 4 जो स्पर्मेटिड हैं वो अब क्या करेंगे, 4 स्पर्म डेवलप करेंगे, ठीक। तो 4 स्पर्मेटिड से क्या हो गया, 4 स्पर्म बनने की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, यानी 4 स्पर्म बन जाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रोसेस हमने क्या आपको समझाने की कोशिश किया है। एक बार मैं और उसको रिपीट करूं, अगर हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैव द 2 टाइप ऑफ सेल, जर्म सेल एंड सर्टोली सेल, ठीक है। जो जर्म सेल है वो क्या करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो पहला जो फेज था स्पर्मेटिड बनने का फेज, उसमें था मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या था, ग्रोथ फेज था, और फिर था मैचुरेशन फेज। तो पहला जो फेज है हम उसकी बात करें अगर, तो इमेच्योर जर्म सेल डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द स्पर्मेटोगोनिया सेल। ऑलरेडी स्पर्मेटोगोनिया सेल इज द डिप्लॉयड, ठीक है। बाय मियोसिस क्या होगा, ये अगर हम बात करें ग्रोथ फेज की, तो ये जो होगा स्पर्मेटोगोनिया सेल इंक्रीज इन साइज एंड फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो अपने साइज में इंक्रीज किया और क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये ग्रोथ फेज कंप्लीट हुआ। जो तीसरा जो फेज है, ठीक है, वो है आपका मैचुरेशन फेज। उसमें क्या हो रहा है कि प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो क्या करेंगे, बाय मियोसिस 2 बार इनका डिवीजन होगा और 2 बार डिवाइड करके ये क्या कर लेंगे, स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको दिखें अगर यहाँ पे, तो ये आपको दिख रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये पहला डिवीजन हुआ मियोसिस, ठीक है। तो एक से ये 2 सेल बने, तो इसको हमने बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर यहाँ से क्या हुआ, मियोसिस सेकेंड हुआ, फिर 2 से ये क्या हो गया, 4 में बन गया, डबल हो गया इनका, ठीक है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस हो गई स्पर्मेटिड बनने की। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पर्मेटिड का क्या हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, और ये 4 स्पर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस हमने देखा और समझा, ये कहलाया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म बनने की प्रोसेस को समझाया आपने, ठीक है। एक वर्ड और आप देखेंगे उसमें मिलेगा आपके एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, स्पर्मिएशन,
ये क्या होता है, ठीक है। तो इसको भी हम समझ लें, पहले हम इसको आपको दिखते हैं अच्छे से, इसको हम आपको समझाएं। अगर ऐसे आप देख सकते हैं, अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं हो रही तो आप इसको आप हैंड रिटन मोड में आप देख सकते हैं। स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर्ड, स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेटिड है वो क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म के रूप में कन्वर्ट हो रहा है बाय प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कहने का मतलब क्या है, स्पर्म बनने की प्रोसेस, तो उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोल रहे हैं। जो दूसरा वर्ड है स्पर्मिएशन, इस पर हम थोड़ा गौर करेंगे। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। जो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म बन जाते हैं, ठीक है, उनको नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, जो नर्स सेल है, सर्टोली सेल है, उनमें क्या करते हैं, वो स्पर्म अपने हेड को एम्बेडेड कर देते हैं, धंसा देते हैं, और वहां से वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं। न्यूट्रिशन लेने के बाद वहां से वो क्या होते हैं, विड्रॉ किया जाता है उनको, वो हटते हैं वहां से, यानी कि सेमिफेरस ट्यूब्यूल से वो आगे की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे वही हमने राइट किया है कि आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल and finally released from the seminiferous tubules by process of spermiation। यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से उस स्पर्म को रिमूव करने की जो प्रोसेस होगी दैट इज नोन एज द स्पर्मिएशन, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। तो ये दो वर्ड कॉमन है, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, अक्सर से डिफरेंस पूछे जाते हैं। आगे देखें अगर तो आपको ये दिख रहा होगा स्पर्मेटिड, और ऊपर में लिखा मेटामॉर्फोसिस और नीचे स्पर्मियोजेनेसिस। यानी स्पर्मेटिड जो है, ठीक है, उसका मेटामॉर्फोसिस होके वो क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। तो स्पर्मेटिड का मेटामॉर्फोसिस होने के बाद वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और स्पर्म के बनने की प्रोसेस क्या कहलाई, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाई, ठीक है। और हम थोड़ा डिटेल देखें स्पर्म के बारे में, थोड़ा डिस्कस और कर लें हम, ठीक है। आप इस फिगर को देखिए, ये पूरा एक मैच्योर स्पर्म है जिसमें हम देख रहे होंगे, ये पूरा ये हेड पोर्शन उसका है, ये इसका नेक हो गया और ये इसकी टेल हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा और आपको हम इसको जूम करके दिखाएं अगर, तो सबसे आगे देख रहे हैं आप इसके हेड पोर्शन में एक्रोसोम। तो एक्रोसोम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्रोसोम किसका एक सब्स्टिट्यूट है ये, तो यहाँ पे ये होगा वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का या गोल्गी बॉडी का एक कह सकते हैं रूप होता है ये एक्रोसोम, ठीक है, जिसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं। और इस एंजाइम का यूज होता है फर्टिलाइजेशन के समय, जब ये ओवा के वॉल को डिस्टर्ब करता है, यानी उसको रप्चर करता है, तो उस समय ये एंजाइम्स यूज में लाए जाते हैं एक्रोसोम के। अब यहाँ पे है पीछे इसके न्यूक्लियस, ये कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, और यहाँ आप देख रहे हैं सेंट्रियोल। तो इसमें दो सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है। और सेंट्रियोल जो होता है, आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर में कि सेंट्रोसोम में अगर 9+2 का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ भी वही सेम कंडीशन है। तो यहाँ भी दो आपको सेंट्रियोल दिख रहे हैं, एक जो सेंट्रियोल है ऊपर की तरफ देख रहे हैं और एक सेंट्रियोल से नेक पोर्शन में देख रहे हैं। तो जो आप नेक पोर्शन वाला सेंट्रियोल देख रहे हैं, ये जो होगा इसके टेल के बनने में हेल्प कर देगा, लेकिन जो रिमेनिंग जो एक सेंट्रियोल बचा हुआ है, इसका यूज जो होगा फर्टिलाइजेशन के समय, ये डोनेट करेगा किसको, ओवा को। क्योंकि आपको पता है कि सारे सेल जो हैं डिवाइड होते हैं, तो विदाउट सेंट्रियोल डिवाइड नहीं कर सकते। तो ओवा सिंगल सेल है, ठीक है, हैप्लॉइड कंडीशन में है, लेकिन अकेले वो खुद डिवाइड नहीं कर सकती, बिकॉज इट हैव नॉट द सेंट्रियोल, क्योंकि उसका सेंट्रियोल नहीं है ओवा के पास। अगर ऐसा होता कि विदाउट सेंट्रियोल डिवाइड हो सकती थी, तो किसी मेल की जरूरत नहीं होती, किसी स्पर्म की जरूरत नहीं होती, अकेला एक सिंगल ओवा किसी नया इंडिविजुअल को जनरेट कर सकता था, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है हनी बी में होता है, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें डिप्लॉयड कंडीशन में तो ऑलरेडी ये है ही नहीं, ये हैप्लॉइड कंडीशन में है, और हैप्लॉइड कंडीशन में है, और उसके बाद सेंट्रियोल इसमें नहीं है, ठीक है। तो एक सेंट्रियोल की एब्सेंस की वजह से ये खुद ये डिवाइड नहीं कर सकता। तो पहली बात कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है सेंट्रियोल का, कि ये फ्यूजन होंगे तो ये स्पर्म क्या करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा सेंट्रियोल, तब जाके वो एग जो होगी, ओवा सेल जो होगी, वो डिवाइड करेगी और जाइगोट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हमने इसके इंपॉर्टेंस को देखा सेंट्रियोल, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं क्या क्या, एक्रोसोम किसका सब्स्टिट्यूट होता है, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, ठीक है। सेंट्रियोल कितने होते हैं, दो होते हैं, एक जो टेल बना रहा है और एक जो है ट्रांसफर होगा ओवा में, ठीक है। दूसरा से नेक पोर्शन में देखें अगर, तो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसको हम नीबेन कर्न कह रहे हैं। नीबेन कर्न अक्सर पूछा गया, ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये नीबेन कर्न क्या होता है। तो आपसे इस फिगर से आपको 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो ये भी फिगर आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इस फिगर को थोड़ा समझ लें अगर, तो आप देख रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन है ऊपर की तरफ, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, और नीचे की तरफ देख रहे हैं स्पर्मेटिड है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्टोली सेल, जिसका हेड जो है ये इम्बेडेड होगा इसमें, ठीक है। फिर यहाँ से विड्रॉ होगा तो उसको स्पर्मिएशन कहते हैं, ठीक है। जबकि इसको बनने की प्रोसेस जो होगी वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया पूरा कि स्पर्म की प्रोसेस कैसे है, कैसे बनने की प्रोसेस है उसको, कि हमने समझा है स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या होती है, ठीक है, नर सेल किसे कहते हैं हमने ये भी देखा, एक्रोसोम क्या होता है, ठीक है, और सेंट्रियोल की इंपॉर्टेंस को समझा हमने, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेनिस के स्ट्रक्चर को देखेंगे और फिर जो एसेसरी ग्लैंड्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।